राजाराम त्रिपाठी सर, अभी जो लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बिहार का नाम नहीं था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या खुद भी श्योर नहीं हो पा रही है कि वो नीतीश कुमार को लेकर के भी, क्योंकि एक तरफ जहां देश में वो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं, उसके बाद भी बड़ी मेहनत मशक्कत करके उनको फाइनली नीतीश कुमार को तोड़ करके लाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके कि नीतीश को वो ले आए हैं, अभी सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान देखने में सामने आ रहा है, उसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो पहला लिस्ट आता है उसमें एक भी नाम बिहार का नहीं होता है। क्या माना जाए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश को लेने के बाद भी श्योर नहीं हो पाई है? राय साहब, मेरे पूर्व वक्ताओं ने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। फिर भी कुछ चीजें मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा। पहली, भाजपा की स्थिति नीतीश कुमार जी को लेने के बाद क्या है। उनकी स्थिति है, भैंस गति सांप छछूंदर केरी, न निगलते बन रहे हैं नीतीश कुमार, न उगलते बन रहे हैं। स्थिति ये है। सोचा था बड़ा इससे फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी का उदय हुआ और जिस तरह से वहां की जनसभाओं में तेजस्वी हावी हुए अचानक, तो ये समझ में आ गया कि नीतीश जी का सूर्य अस्त हो रहा है प्रदेश की राजनीति में। और इसीलिए वो जो दुहाई दे रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो जाए, तो अभी भी उन्हें उम्मीद है कि शायद मोदी जी की लहर में इनकी भी वैतरणी पार हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। भले दावा करते हैं 400 पार का, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है कि 400 आएंगे कहां पे प्रभु? दक्षिण में तो आप हो ही नहीं, बाकी जगह आपकी लुटिया डूब रही है। ये 400 आएगा कहां? तब 370 पे कुछ लोग टिके हैं। अब कांटा धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तो उसकी स्थिति ये है। अब नीतीश जी की बात आई, भाजपा की बात मैंने की। नीतीश जी, एक बड़ा मौका उनके पास था इंडिया के साथ जुड़ के, क्योंकि इंडिया जो है सामाजिक, मतलब पिछड़े के को जो सामाजिक न्याय देने का और अति पिछड़ों की जो बात उठाई थी, वो मुद्दा लेके चल रहा था इंडिया गठबंधन। तो नीतीश जी की जो दल बदलने के बाद भी क्षेत्र पे जो पकड़ इसलिए थी कि वो ये समझाने में सफल रहते थे पिछड़ों को और अति पिछड़ों को कि आपके हित में मैं कहीं भी चले जाता हूं, मान मिले सम्मान मिले, आपके लिए मैं किसी भी पार्टी में चले जाता हूं। वो समझा लेते थे कि हमारे हित में यह व्यक्ति समझौते कर रहा है। लेकिन जब ये इंडिया गठबंधन छोड़े, तो इनकी सकल विश्वसनीयता जो आज तक की पूंजी थी वो खत्म हो गई। कि अति पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की रैली राहुल गांधी लेके निकल रहे हैं, और तुम अचानक उसे गठबंधन छोड़ के आप भाजपा में आ जाते हो। कुछ दिन पहले आप कहते हो कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, और फिर आज आप फिर कह रहे हैं। तो भाजपा में भी ये स्थिति, बिल्कुल सही कहा संदीप मील जी ने, कि भाजपा में भी इनकी स्थिति जो है वो विश्वसनीयता की नहीं रह गई है। भाई, बेईमान से बेईमान आदमी भी अपना दोस्त चाहता है ईमानदार, तो वहां भी इनकी विश्वसनीयता नहीं रही। अब नीतीश जी एक राष्ट्रीय छवि, जो उनकी एक महत्वाकांक्षा हरेक को होती है, नीतीश जी ने तो अपनी महत्वाकांक्षा स्पष्ट कर दी थी। तो वो उस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के चलते इनके न दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। राष्ट्रीय तो प्रदेश से गायब भी हो गए, और ये प्रदेश में भी जो अनिल जी कह रहे थे, जो इनके बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने उपयोग किया था, इनकी राजनीति का मरसिया पढ़ा जा रहा है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, हालात दिखा रहे हैं राय साहब कि जो एक मति भ्रम की स्थिति आती है, बड़े बड़े सुलझे राजनीतिक भी कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं। मुझे याद आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का मुन्ना के जिन्ना की कब्र पे चले जाना अंतिम समय। हालांकि मैं नैतिक रूप से उस कदम को गलत नहीं मानता, लेकिन भाजपा की जो दक्षिणपंथी राजनीति थी, उसने लाल कृष्ण आडवाणी की आजीवन तपस्या, एक निष्ठा को एक छोटी सी घटना के चलते, छोटी भी गलती के चलते बिल्कुल हाशिए पे लाके खड़ा किया। उसी तरह से नीतीश जी, जो एक समय सुशासन बाबू आप कह रहे थे, आज की स्थिति में वो एक मति भ्रम के शिकार नेता लगते हैं। उनका हर कदम आज गलत पड़ रहा है, तो यहाँ तक कि जो बोलते हैं वो भी गलत हो रहा है, उनकी भाव भंगिमा गलत लगने लगी है। तो यह वास्तव में एक बड़ा दुखद, मतलब कोई बड़ा अच्छा नहीं लगता देख के नीतीश जी को। इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं, और संपूर्ण परिदृश्य में एकदम कटे हुए लग रहे हैं। जिस गठबंधन में है वहां पे भी अब उनका मान सम्मान नहीं दिखता, और जहां पे ये समझ लीजिए कि सबसे अच्छी
हैसियत पे सबसे अच्छे मान्यता के साथ जिस कुर्सी पे बिठाए जाने की इनको उम्मीद थी और इनका सम्मान भी था यहाँ पे, लेकिन वही है कि अति सर्वत्र वर्जीय थे, इनकी महत्वाकांक्षा इनको ले डूबी। अब इनकी नाव मुझे मझधार से बाहर निकालते नहीं दिख रही है। और एक बिल्कुल सही कहा अनिल जी ने कि संदीप जी ने भी कहा कि भाजपा केवल अपना फायदा देखती है। एक साथ चुनाव कराने के लिए इनके लिए भाजपा, अगर आप सोचें कि इनके लिए एक साथ चुनाव कराए, सवाल ही नहीं उठता अगर उसे दिखेगा। और भाजपा में अलग से सन्नाटा छाया हुआ है। इस चीज को रेखांकित करें कि नीतीश जी ने जिस समय छोड़ी राय साहब, उसके बाद से अब तक ना गंगा में बहुत पानी बह गया है। 1 महीने 1.5 महीने पहले जो भाजपा जहां खड़ी थी, आज आप देखिए फिसलन चालू हो गई है, पीछे हटते जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के नेताओं के बयान देख लीजिए, भाजपा में मची भगदड़ देख लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनके प्रवक्ताओं के तर्क और बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप। ये दीवार पे लिखी इबारत है, चाहे तो पढ़ लीजिए आप। राजाराम सर, इतना 1.5 महीने का समय बीत गया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और, एक बड़ा डेवलपमेंट नीतीश कुमार का ये देखा जा रहा है कि अभी तक लालू हों, तेजस्वी हों या इस तरीके के जो लोग हैं, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर सीधे हमले नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये जो हमले हैं लालू यादव या इस पूरे परिवार पर वो बहुत नरमी का रुख दिखा रहे हैं नीतीश कुमार? क्या माना जाए कि वो भी एनडीए गठबंधन को लेकर के अब उतने स्थायी रूप से मजबूत नहीं हो रहे हैं, मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उनके भी एक डर बैठा हुआ है कि अगर एनडीए ने बड़ा खेल कर दिया तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे में वो अपने लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुला रखना चाहते हैं। राजाराम सर। राय साहब, मेरा मानना है कि लालू यादव और उनके परिवार के साथ वो जो जंगल राज करके इतनी ज्यादा ज्यादतियां हुई है, जबकि वो एक संक्रमण काल था। अब जब सत्ता का, जैसे कि अनिल जी ने कहा कि जब परिवर्तन की चक्की चली और पिछड़ों के हाथ में सत्ता आई, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में इस तरह के का एक दौर जरूर आता है और संभाई होता है। विकास का एक वो एक पड़ाव होता है जो अराजकता का दौर भी आता है, उसके बाद सेटल होता है मामला। अब ये लालू यादव की नियति थी कि वो उस दौर में सत्ता उनके हाथ में आई जब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, जब सत्ता पिछड़ों के हाथ में आई। और लालू यादव ने काफी हद तक सेटल किया, लेकिन पूरी तरह से सेटल होता हमें नीतीश जी के हाथों से दिखा। इसीलिए सुशासन बाबू भी कहलाए। मुझे ख्याल है जब पहली बार सीएम बने थे तो कुछ मेरे आईएएस मित्र हैं, उनसे जब चर्चाएं हुई तो मैंने कहा ये आमूल चूल परिवर्तन कर दिया नीतीश जी ने। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, काम शुरू हुआ था, निश्चित रूप से धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही थी, लेकिन नीतीश जी ने उस पर लगातार उस चीज को आगे बढ़ाया। उनमें 2-3 फैक्टर जो थे, जो विकास को अनिवार्य रूप से बाधित कर रहे थे, उनको दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब मेरा कहना यह है कि जिस तरह से लगातार विशिल ब्लोअर होने के बावजूद लालू यादव को जेल में डाले रखा, लगातार पूछ आईटी, सीबीआई पूरे परिवार पे, उनके बच्चों पे, दिल्ली से जहां किसी ने भी जमीनें खरीदी हो, किसी भी खरीदे हो, सबको घोटाले में जोड़ दिया और पूरे परिवार को जिस तरह से परेशान कर रखा। तो जनमानस में शुरू में तो अच्छा लगता है जनमानस को कि ठीक है, बहुत पावर आपने भोगा था, भुगतो, शुरू में अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जो जनता है, जब लगता है कि हाँ ये अन्याय हो रहा है, हद हो गई, अगले की किडनी भी खराब है, बावजूद इसके उसके जान के पीछे पड़े हैं, तो ये नीतीश जी समझ रहे हैं। अब जिस दौर में अगर थोड़ा भी ज्यादा लालू यादव को छेड़ते हैं या इस परिवार को ऊपर कोई और ज्यादा कार्यवाही करते हैं या घेरेंगे या केंद्र भी करेगा, तो ये उनके अगेंस्ट जाएगा। जनता निश्चित रूप से इनके साथ खड़ी होती दिख रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरह से जनता ने विश्वास दिखाया, यह जता रहा है कि जनता का रुख अब इनके साथ है। अब इसीलिए नीतीश जी इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं या कोई दोस्ती नहीं निभा रहे हैं जो इनको जकड़ नहीं रहे हैं। या ईडी, सीबीआई वगैरह ने तो पहले कौन सी कसर छोड़ी थी बताइए, कौन सी कसर छोड़ी थी?
लेकिन लालू यादव जैसा शख्स अपनी इस स्वास्थ्य मतलब इतने ऐसे साथ व्यक्ति खड़ा है, यादव को एक बहुत बड़ा वर्ग है लालू यादव को आज भी प्यार करता है। और नीतीश कुमार अपने तमाम सुशासन के बावजूद भी लालू ने जो पूरे देश में एक अपनी छवि बनाई है, प्यार पाया है, नीतीश कुमार कई जन्म लेके भी वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप लिखिए। जी, राजाराम सर, क्या लगता है कि इस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता पिछले एक दशक में जिस तरीके की खामोशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रही, बड़े से बड़े नेताओं के, इतने बड़े बड़े कद के जो नेता थे वहां जाकर के साइलेंट लगा के बैठे थे। इनफैक्ट जिस तरीके के खुलासे सत्यपाल मलिक ने किए थे, अगर आपको याद हो, कि कैसे मंत्रालय चलता है, तमाम बड़े बड़े मंत्री ऐसे हैं जो अपने मंत्रालय तक नहीं जा सकते हैं, पीएमओ से जो आदेश जाता है सारा वहीं से मॉनिटर होता है। ऐसी परिस्थिति में भी अभी कुछ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं। कई ने अपने टिकट वापस कर दिए, कई ने जो है पहले ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग चुनाव लड़ने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे समय में जब भाजपा इस दौर से गुजर रही है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग एक एक सीट से मान जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे एक एक सीट लेकर के बिहार में चुनाव लड़ने को? राय साहब, क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में भागते भूत को लगोटी सही वाली बात है। और जो टिकट वापस कर रहे हैं, इसमें जो कहावत है कि जब जहाज डूबने का अंदेशा होता है तो चूहे जहाज को छोड़ देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि कौन चूहा कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जहाज डूबने का अंदेशा होना, जो पार्टी 400 पार की बात कर रही हो, उसे उनके ही पार्टी के लोगों को अगर लग रहा है कि जहाज डूब रहा है, तो वास्तव में यह गंभीर बात है। यह दर्शाता है कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है बहुत तेजी से। उसे लगता है कि जिन मुद्दों पे वो आई थी, जिन गारंटी की बात करती है, जो किसी गारंटी को पूरा, भाजपा में वक्ता केवल एक है, नरेंद्र मोदी, और कोई वक्ता है ही नहीं। कोई मुखर वक्ता 1 से 10 नंबर तक कोई नहीं है, आप देखते हैं। पहली चीज तो किसी के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए दूसरी चीज क्या है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़े नेता, समझदार नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं। भाजपा के जो नेता है, बड़े और समझदार नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, मेरा मानना है। और रहा सवाल ललन सिंह जी का, जैसे कि अभी अनिल जी ने कहा, ललन सिंह के साथ थोड़ी सी दुविधा है। जिस तरह से संसद में वो लगातार भाजपा के विरोध में जब ललकारते रहते थे, तो एक तरह से कमान संभाले थे। उनकी पुराने भाषण देख लीजिए, तो अमित शाह से भिड़ जाते थे, सबसे भिड़ जाते थे, जिस तरह से भिड़ते थे, और कोई दूसरा नेता भिड़ता वहां दिखता नहीं था इनकी पार्टी या किसी भी पार्टी का। तो अब क्या है कि आंखों का पानी मर गया हो बाकी लोगों का तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ललन सिंह अभी भी दुविधा में है। और यही कारण है कि खुल के, जैसा कि आपने कहा, नहीं दिख रहे हैं। कुछ अनिल जी का कयास सही हो सकता है। बाकी राजनीति में तो आप जानते हैं कि कौन कहां तक झुक जाए और कहां लेट जाए, कहां किसके साथ खड़ा हो जाए और किसके बगल में खंजर घोंप दे, आप कुछ नहीं कह सकते। राजनीति का दिनों दिन अधोपतन होते जा रहा है। लेकिन वर्तमान में, हाँ, अंतिम में जो आप कह रहे थे कि नीतीश जी क्यों जा रहे हैं विदेश यात्रा, तो ये तो खैर इसका बारे में कोई हकीम लुकमान ही बता सकता है। लेकिन जो दिखता है, कई वीडियो उनके वायरल हुए हैं, उनकी मुंह की पेशी पे उनका मतलब लगता है नियंत्रण नहीं है। लगातार मुंह चबाते रहते हैं, ओठ चबाते रहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर का नेता जो प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट हो, उसका ऐसा दिखना अच्छा नहीं। और वो मांसपेशी पे जो नियंत्रण खो देते हैं, तब ये स्थिति आती है। तो वो न्यूरो से संबंधित एक बीमारी हो सकती है। और मुझे लगता है संभवतः उसी के इलाज के लिए जा गए हों। मैं तो चाहूंगा स्वस्थ रहें और पूरी तरह से स्वस्थ होके आए अगर इलाज के लिए जा रहे हैं, और 1000 साल जिए मेरी ओर से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा राय साहब।